नमस्कार दोस्तों। आज हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश को एकदम आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। और आज का ये विषय वाकई में बहुत गहरा है। हाँ, तो आज के इस गहन अध्ययन में हम सिर्फ तारीखें या राजाओं के नाम रटने वाले नहीं हैं। हमारा मिशन है विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों, शिलालेखों और जो नए शोधपत्र हैं ना, उनके आधार पर इस पूरे वंश का एक बहुत ही डीप एनालिसिस करना। एकदम सही। और इस विषय की गहराई में जाने से पहले हमें थोड़ा उस समय की अहमियत को समझना होगा। मतलब ये शासक केवल गद्दी पर बैठने वाले आम राजा नहीं थे। अच्छा, तो फिर उन्हें हम किस नजरिए से देखें? देखिए, अगर हम 6ठी से 11वीं शताब्दी के बीच के भारत को देखें, तो ये वो लोग थे जो लगभग 300 सालों तक भारत की ढाल बने रहे। विदेशी आक्रमणकारियों को एक ही मोर्चे पर लगातार रोके रखना कोई साधारण बात नहीं थी। बाप रे, 300 साल! मतलब सच में एक अभेद्य दीवार की तरह खड़े रहे वो लोग। बिल्कुल। और इसके पीछे सिर्फ उनकी सेना नहीं थी, बल्कि उनका जो प्रशासनिक और रणनीतिक ढांचा था वो बहुत ही ज्यादा मजबूत था। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता अपने दिमाग में एक मैप की कल्पना करें, एक एनिमेटेड मैप जो धीरे धीरे भारत के पश्चिमी हिस्से पर जूम इन हो रहा है। वो हिस्सा जो आज के गुजरात और राजस्थान की सीमा पर है ना? हाँ, बिल्कुल वही हिस्सा जिसे प्राचीन काल में गुर्जरात्रा कहा जाता था। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये गुर्जर और प्रतिहार शब्दों का असल में मतलब क्या है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखो, अगर हम प्रतिहार शब्द की बात करें तो संस्कृत में इसका शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल या रक्षक। द्वारपाल मतलब कोई राजा खुद को सिक्योरिटी गार्ड क्यों कहेगा? राजशाही में तो लोग खुद को महाराजाधिराज कहलाना पसंद करते हैं। यही तो इनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। ग्वालियर प्रशस्ति जैसे जो पुराने शिलालेख है ना, उनमें बताया गया है कि ये शासक खुद को त्रेता युग के लक्ष्मण का वंशज मानते थे। अच्छा, जैसे भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने एक प्रतिहार या द्वारपाल बनकर उनकी रक्षा की थी। एकदम सही पकड़ा आपने। उसी तरह इन राजाओं ने खुद को भारत भूमि का द्वारपाल घोषित कर दिया। इससे उन्हें एक दैवीय और सामाजिक वैधता मिल गई। अरे वाह! चलिए इसे आज के नजरिए से समझते हैं। जैसे आज के समय में हमारे देश की सीमाओं पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ तैनात होती है ना, बिल्कुल। तो वो एक द्वारपाल की तरह दुश्मनों को रोकते हैं। वैसे ही उस समय इस राजवंश ने प्रतिहार बनकर अरब आक्रमणकारियों को भारत में घुसने से रोका। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और जो दूसरा शब्द है गुर्जर, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी है। हाँ, स्रोतों में इसकी उत्पत्ति को लेकर काफी बहस दिखती है मुझे। कुछ विदेशी थ्योरीज हैं और कुछ भारतीय। हाँ, बहस तो है। कुछ प्राचीन स्रोत कहते हैं कि गुर्जर शब्द संस्कृत के गुरुत्तर से आया है, जिसका मतलब होता है महान या बहुत शक्तिशाली। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इसे एक भौगोलिक पहचान मानते हैं। मतलब जो गुर्जरात्रा क्षेत्र में रहते थे वो गुर्जर कहलाए। बिल्कुल। इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि एक क्षेत्र विशेष का नाम धीरे धीरे एक राजवंश का नाम बन जाता है और फिर एक पूरे समुदाय की पहचान में बदल जाता है। पर कनिंघम जैसे कुछ विदेशी विद्वान तो कहते हैं कि ये हूण या शक जैसी विदेशी जातियों के वंशज थे। हाँ, विदेशी विद्वानों का ये एक सिद्धांत है। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जैसे कई प्रमुख भारतीय इतिहासकारों ने इस विदेशी मूल के सिद्धांत को पूरी तरह से नकार दिया है। अच्छा, और जो अग्निकुंड वाला सिद्धांत है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में जो बताया गया है, हाँ, वो अग्निकुंड का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। उसमें कहा गया है कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था और उस कुंड से 4 राजपूत राजवंश निकले, जिनमें से एक प्रतिहार थे। तो क्या हम इसे एक मेटाफर या रूपक की तरह देख सकते हैं? मतलब समाज में उन्हें क्षत्रिय का दर्जा देने का एक तरीका। एकदम सही। ये कथाएं दरअसल समाज में उनके एकीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को दिखाती हैं। खैर, अगर हम साम्राज्य की नींव की बात करें तो ये सब बहुत ही छोटे स्तर से शुरू हुआ था। राइट। मैंने पढ़ा है कि इनकी शुरुआत मंडोर शाखा से हुई थी, जिसके संस्थापक हरिश्चंद्र थे, जिन्हें रोहिल्ला सिद्ध भी कहा जाता था। और हरिश्चंद्र की कहानी में एक बहुत ही रोचक सामाजिक पहलू है। स्रोतों के अनुसार उनकी 2 पत्नियां थीं, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। और क्षत्रिय पत्नी से जो पुत्र हुए उन्होंने मिलकर मंडोर को जीता।
ये उस समय की वर्ण व्यवस्था में काफी लचीलापन दिखाता है ना? बिल्कुल। उस समय सोशल मोबिलिटी काफी हद तक मुमकिन थी। लेकिन देखो, जो शाखा सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर उभरी वो मंडोर वाली नहीं थी। तो वो कौन सी शाखा थी जिसने असल में साम्राज्य खड़ा किया? वो थी जालोर उज्जैन कन्नौज की शाखा, और इसका उदय नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में हुआ था। यही वो समय था जब अरब आक्रमण अपने चरम पर थे। जुनैद का आक्रमण, सिंध पर कब्जा करने के बाद अरबों की नजर तो पूरे उत्तर भारत पर थी। हाँ, और जुनैद की सेना कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी। उनके पास उस समय के सबसे आधुनिक हथियार थे, बेहतरीन घोड़े थे, और उनका मनोबल बहुत ऊंचा था। यहाँ एक बात बहुत ही रोचक है, लेकिन थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, अगर नागभट्ट प्रथम शुरुआत में सिर्फ सामंत या छोटे क्षेत्रीय राजा थे, हाँ। तो उन्होंने जुनैद जैसे शक्तिशाली अरब गवर्नरों की विशाल और खूंखार सेनाओं को कैसे हरा दिया? उनके पास तो इतने संसाधन भी नहीं थे। इसका पूरा श्रेय उनकी शानदार रणनीति और वहां की भौगोलिक स्थिति को जाता है। देखो, जो अरबों की घुड़सवार सेना थी वो खुले मैदानों में लड़ने की आदी थी। अच्छा, मतलब मैदानी इलाकों में वो अजय थे। बिल्कुल। लेकिन नागभट्ट प्रथम ने क्या किया? उन्होंने अरबों को राजस्थान और गुजरात के दुर्गम रास्तों में, अरावली की पहाड़ियों और रेगिस्तानों में उलझा दिया। अरे वाह, मतलब गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। एकदम सही। जालौर जैसे पहाड़ी किले उनके पास थे, जिन्हें भेद पाना अरबों के लिए लगभग नामुमकिन था। उन्होंने दुश्मन को अपने इलाके में खींचकर अपने नियमों पर लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्या बात है, इसका तो अरबों पर बहुत भयानक असर पड़ा होगा। असर इतना गहरा था कि खुद अरब लेखक अल बलादूरी ने अपने लेखों में लिखा है कि अरबों को अपनी सुरक्षा के लिए अल महफूज नाम का एक नया शहर बसाना पड़ा था। अल महफूज मतलब सुरक्षित शहर। जरा सोचिए, जो लोग दूसरों पर हमला करने आए थे, उन्हें खुद की जान बचाने के लिए एक सेफ जोन बनाना पड़ गया। है ना कमाल की बात? इसीलिए ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। म्लेच्छ यानी वो विदेशी आक्रमणकाली जो भारतीय संस्कृति के बाहर से आए थे। अब नागभट्ट ने अरबों को तो रोक दिया, लेकिन इसके बाद तो उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम बन गया होगा। बिल्कुल बन गया। जब बाहरी दुश्मन पश्चिम तक सीमित हो गया तो अंदरूनी महत्वाकांक्षाएं जाग उठीं, और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसे हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। और ये पूरा महायुद्ध सिर्फ एक शहर के लिए था, कन्नौज। हाँ, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद कन्नौज उत्तर भारत की सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। जो कन्नौज पर राज करता, वो पूरे उत्तर भारत का स्वामी कहलाता। चलिए इसे आज की कॉर्पोरेट दुनिया के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए कन्नौज उस समय की सबसे बड़ी मार्केट थी। बहुत बढ़िया तुलना है। और 3 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां थीं। पश्चिम में प्रतिहार, पूर्व में बंगाल के पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट। और ये तीनों इस मोनोपोली को हासिल करने के लिए आपस में लड़ रही थी। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। ये संघर्ष कोई 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 100 सालों तक चला। वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय के समय में ये लड़ाई अपने चरम पर थी। पर इस 100 साल के युद्ध में तो तीनों का भारी नुकसान हुआ होगा ना? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वत्सराज ने पाल शासकों को तो हरा दिया था, लेकिन दक्षिण से आए राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के सामने उन्हें पीछे हटना पड़ा। और नागभट्ट द्वितीय को भी तो राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से हार का सामना करना पड़ा था। हार तो मिली थी, लेकिन प्रतिहारों की सबसे खास बात ये थी कि वो हार मानकर बैठते नहीं थे। उनकी बाउंस बैक करने की क्षमता गजब की थी। सही बात है। और अंत में नागभट्ट द्वितीय ने ही कन्नौज पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। बिल्कुल, लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बाद साम्राज्य थक चुका था। उसे एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उसे सर्वोच्च शिखर पर ले जाए। और वो नेता बनकर उभरे मिहिर भोज। हाँ, मिहिर भोज का जो 49 वर्षों का लंबा शासनकाल था, उसे प्रतिहारों का स्वर्ण युग कहा जाता है। उपाधियां भी बहुत शानदार थीं। उन्होंने आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। उनके सिक्कों पर बकायदा श्रीमद आदिवराह छपा होता था। और उनके समय के विदेशी यात्रियों के विवरण तो और भी हैरान करने वाले हैं, जैसे 851 ईस्वी में जो अरब यात्री सुलेमान आया था। हाँ, सुलेमान का विवरण परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। उसने मिहिर भोज को अरबों और इस्लाम का स्वाभाविक शत्रु बताया था। पर शत्रु बताने के बावजूद उसने उनकी सेना की बहुत तारीफ की है। उसने लिखा था कि मिहिर भोज की अश्व सेना यानी घुड़सवार सेना भारत में सर्वश्रेष्ठ थी। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने व्यापारिक मार्गों पर कब्जा करके बेहतरीन अरबी और तुर्की घोड़ों का आयात किया था।
और सुलेमान ने ये भी लिखा कि उनके राज्य में चोरी डकैती का कोई डर नहीं था। मतलब लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त था। लेकिन यहाँ मिहिर भोज को लेकर मेरे दिमाग में एक विरोधाभास आ रहा है जिसे समझना जरूरी है। बताइए। एक तरफ ऐतिहासिक स्रोतों में लिखा है कि मिहिर भोज पितृहंता थे, यानी उन्होंने सत्ता के लिए अपने ही पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी। हाँ, ये सच है। और दूसरी तरफ उन्हें विष्णु भगवान के अवतार आदिवरहा यानी रक्षक जैसी अत्यंत पवित्र उपाधि मिल गई। ये क्रूरता और धार्मिकता दोनों एक साथ कैसे जुड़ती है? देखिए, इतिहास में सत्ता संघर्ष, जिसे हम रियल पॉलिटिक कहते हैं, और धार्मिक संरक्षण अक्सर साथ साथ चलते हैं। रामभद्र का शासन बहुत कमजोर हो चुका था और साम्राज्य बिखर रहा था। तो साम्राज्य को बचाने के लिए उन्होंने ये कठोर कदम उठाया। हाँ, लेकिन सिर्फ तलवार से राज नहीं चलता। शासक को जनता के बीच अपनी वैधता या लेजिटिमेसी सिद्ध करनी होती है। इसीलिए उन्होंने आदिवराह की उपाधि ली। अच्छा, ताकि वो मैसेज दे सकें कि जैसे वराह अवतार ने पृथ्वी को बचाया, वैसे ही उन्होंने साम्राज्य को डूबने से बचाया। उनकी कूटनीति का हिस्सा था। वैसे मिहिर भोज की पहचान की बात हो ही रही है, तो हमें वर्तमान समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ को भी छूना चाहिए। हाल ही में मिहिर भोज की पहचान को लेकर गुर्जर और राजपूत समुदायों के बीच काफी विवाद देखने को मिला है। हाँ, ये एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। दोनों ही समुदाय बहुत सम्मान के साथ इस महान सम्राट को अपने गौरवशाली अतीत का हिस्सा मानते हैं। बिल्कुल। और यहाँ हम अपने श्रोताओं को स्पष्ट कर दें कि हमारा ये कार्यक्रम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता है। एकदम सही बात है। हम केवल विकिपीडिया, शोध पत्रों और ऐतिहासिक लेखों में दिए गए वर्तमान संदर्भों को छात्रों की जानकारी के लिए तटस्थ रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा काम बस स्रोतों का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। और एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हमें यही करना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनका योगदान कितना विशाल था। सही कहा। कोई भी साम्राज्य केवल युद्धों से महान नहीं बनता। उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी कला भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। और प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 915-16 ईस्वी के आसपास एक और अरब यात्री आया था, अल मसूदी। अल मसूदी। उसने तो साम्राज्य को अल जुआर का नाम दिया था ना। हाँ। और उसने जो आंकड़े दिए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। वो लिखता है कि इस साम्राज्य में 18 लाख गांव थे। 18 लाख गांव, ये संख्या तो आज के समय में भी बहुत बड़ी लगती है। और सिर्फ गांव में नहीं, उसने बताया कि साम्राज्य के चारों कोनों की रक्षा के लिए 4 विशाल सेनाएं थी और हर सेना में लगभग 7 से 9 लाख सैनिक थे। बाप रे, इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करना, उन्हें सैलरी देना, ये तो बिना किसी बहुत ही शानदार नौकरशाही के संभव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी और जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तभी कला और वास्तुकला पनपती है। स्थापत्य कला। उनकी बनाई हुई इमारतें तो आज भी खड़ी हैं, जैसे जोधपुर के पास ओसिया के मंदिर। हाँ, ओसियांग के हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर उनकी कला के बेहतरीन उदाहरण है। वत्सराज ने तो वहां एक भव्य महावीर जैन मंदिर भी बनवाया था, जो कि उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। और परीक्षा के नजरिए से एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। जैसे कल्पना कीजिए कि कोई बहुत बड़ा वीआईपी या मुख्य देवता बीच में बैठा है। अच्छा। और उसके चारों तरफ उसकी सुरक्षा या सम्मान में 4 अन्य लोग, यानी 4 छोटे मंदिर खड़े हों। बस यही है पंचायतन शैली। ये तो बहुत ही बढ़िया विजुअलाइजेशन है। बीच में मुख्य मंदिर और चारों कोनों पर अधीनस्थ मंदिर। इसके अलावा ग्वालियर का जो तेली का मंदिर है वो भी बहुत मशहूर है। हाँ, और उनकी मूर्ति कला भी तो काफी अलग थी। मूर्तियों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और प्रसन्नता दिखती है और शरीर काफी सुडौल बनाए गए हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हर महान कहानी में होता है, इस भव्य साम्राज्य का भी एक दिन पतन होना ही था। तो इतनी बड़ी सेना और 18 लाख गांवों वाला ये साम्राज्य आखिर ढहा कैसे? देखिए, मिहिर भोज के बाद कुछ समय तक तो महेंद्रपाल प्रथम ने सब संभाला, लेकिन बाद के जो शासक आए वो इतने बड़े साम्राज्य का भार उठा नहीं सके। तो क्या सामंतों ने बगावत शुरू कर दी थी? हाँ, सामंत आजाद होने लगे थे, लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें दक्षिण से लगा। राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने मालवा को रौंदते हुए सीधे कन्नौज पर हमला कर दिया और राजधानी को ही तहस नहस कर दिया।
जब सेंटर ही कमजोर हो जाएगा तो पूरा सिस्टम तो गिरेगा ही। बिल्कुल। और जब 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, तब तक साम्राज्य इतना खोखला हो चुका था कि आखिरी प्रतिहार शासक राज्यपाल बिना लड़े ही भाग खड़ा हुआ। ये तो बड़ा दुखद अंत था। जो राजवंश कभी भारत की ढाल हुआ करता था, उसका आखिरी राजा मैदान छोड़कर भाग गया। अंत भले ही दुखद हो, लेकिन हमें पूरे 300 सालों के उस संघर्ष और योगदान को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ें। तो जरा सोचिए, अगर गुजर प्रतिहार राजवंश ने उन 300 सालों तक अरबों को पश्चिम में ही नहीं रोका होता, तो क्या आज भारत का सांस्कृतिक और भौगोलिक नक्शा वैसा ही होता जैसा हम आज देखते हैं? सच में ये इतिहास का वो अगर है जो रोंगटे खड़े कर देता है। अगर वो ढाल टूट गई होती तो शायद सब कुछ अलग होता। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उन 300 सालों ने भारत को अपनी संस्कृति सहेजने का कितना बड़ा मौका दिया। बहुत ही गहरा विचार है ये। तो दोस्तों, आज हमने गुजर प्रतिहार राजवंश को विस्तार से समझा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।